नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, हम आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे थे और आलोचना से संबंधित हमारी आज दूसरी वीडियो है। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है हमारा, नई समीक्षा नए संदर्भ। क्या है रचना का नाम? नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो यह बताना है हमें। नई समीक्षा नए संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण आलोचना कृति है। किसकी है? नंद किशोर आचार्य है ये, रमेश कुंतक मेघ, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। तो किसकी है नई समीक्षा नए संदर्भ? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, नई समीक्षा नए संदर्भ। और डॉक्टर नगेर एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी अन्य आलोचना कृति हैं जैसे सुमित्रानंदन पंथ, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, साहित्य का समाजशास्त्र। ये इनकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियाँ, आलोचनात्मक कृति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ माना है? तो आलोचक कैसा है? मार्क्सवादी है, प्रगतिवादी है। उन्होंने तुलसी को श्रेष्ठ माना है। तो ऐसे कौन से मार्क्सवादी आलोचक हैं जिन्होंने तुलसीदास जी को श्रेष्ठ कवि माना है? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, रामविलास शर्मा या मुक्ति बोध। तो किसने माना है दोस्तों तुलसीदास जी को श्रेष्ठ कवि माना है? ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी को। और रामविलास शर्मा आप जानते हैं मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। इन्होंने जो तुलसीदास जी हमारे भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि, राम भक्ति शाखा से संबंधित प्रतिनिधि कवि, उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है या तुलसी को एक श्रेष्ठ कवि के रूप में इन्होंने देखा है। तो हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। ये भी आप जानते होंगे कि शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। और आलोचक और उनके आलोचना ग्रंथ जैसे कौन कौन से हैं? रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना एक जीवनी परक रचना है दोस्तों और बहुत बार पूछा जाता है। 4 भागों में इसकी रचना की है, नहीं 3 भागों में इसकी रचना की है रामविलास शर्मा जी ने। और शिवदान सिंह चौहान जो हैं, इनकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियाँ हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, साहित्यानुशीलन आदि। और जो रांगे राघव जी हैं, इनकी रचनाएं हैं काव्य कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य, यथार्थ और प्रगति आदि। मुक्तिबोध की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता, आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो भी इसमें आलोचक दिए हैं, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है हमारा, कौन हिंदी का आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जाता? समीक्षा होना चाहिए था। अच्छा, मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो कौन ऐसा आलोचक है जो मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं होता है? और 3 होंगे, एक नहीं है, तो वही देखना है हमें कौन नहीं है। तो शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या जगदीश गुप्त इनका पूरा नाम है। तो कौन नहीं है दोस्तों मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में? कौन नहीं माने जाते? तो जो जगदीश गुप्त जी हैं, ये मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में इनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो ये जगदीश चंद्र गुप्त जी हैं दोस्तों, ये नई समीक्षा की श्रेणी के समीक्षक हैं। किसके हैं? नई समीक्षा की श्रेणी के समीक्षक हैं। और जबकि शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध ये मार्क्सवादी श्रेणी के समीक्षक रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, ऑप्शन पूरे नहीं आ रहे हैं। किस विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? तो किस विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ, यह पूछा गया है। तो यह कल भी हमने देखा था, आंसर भी आप देख चुके हैं कि क्या है वो? नाटक।
नाटक नामक आलोचना कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नाटक नाम से उन्होंने आलोचना कृति लिखी। प्रथम सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना इसे माना जाता है और आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ इसी रचना से हुआ। और रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? तो हिंदी नवरत्न में पूछा है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसको शामिल किया है, किसको नहीं किया है और किसकी रचना है। यह तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसकी है यह रचना। हिंदी नवरत्न ये मिश्र बंधु ने लिखी है और इसमें इन्होंने नवरत्नों को लिया है। और देखते हैं, चंद्रवरदाई, चिंतामणि, भूषण, देव। तो कौन शामिल नहीं है हिंदी नवरत्न में? ऑप्शन ए चिंतामणि इसमें शामिल नहीं है, जबकि चंद्रवरदाई, भूषण और देव इसमें शामिल हैं। 1910 ईस्वी में यह रचना लिखी थी दोस्तों मिश्र बंधु ने। कब लिखी थी? 1910 ईस्वी में लिखी थी। मिश्र बंधु 3 भाई आप जानते होंगे, गणेश, श्याम, सुख करके हमने लर्न किया था। इन्होंने 9 कवियों को मिलाकर एक ग्रंथ लिखा है हिंदी नवरत्न। तो कौन कौन से 9 कवि हैं एक बार देख लेते हैं। तुलसीदास जी हैं, सूरदास हैं, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु हैं। त्रिपाठी बंधु में कौन है? मतीराम और भूषण। तो भूषण इसमें दिया भी है, ये त्रिपाठी बंधु हैं। ये केशव हैं, कबीर हैं, चंद्रवरदाई हैं और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र को इन्होंने नवरत्न में शामिल किया है। हिंदी के ये नवरत्न हैं। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये बातें हम उसमें देख चुके हैं, हमारी जो रीतिकाल की वीडियो है उसमें। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। रूपक रहस्य क्या है दोस्तों? रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं। ग्रंथ का नाम है रूपक रहस्य। इसके रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन गुलाब राय हैं, विश्वनाथ हैं, राम श्याम सुंदर दास हैं, कन्हैया लाल पोद्दार है। कन्हैया लाल पोद्दार इनका नाम है। तो कौन है रूपक रहस्य के रचनाकार? श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। रूपक रहस्य इनकी कृति है श्याम सुंदर दास की। इनके अन्य रचनाएं नागरी वर्णमाला है, हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला बहुत बार पूछा जाता है। 1900 ईस्वी में इन्होंने लिखा। साहित्यालोचन 1922 में, भाषा विज्ञान 1929 में। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं श्याम सुंदर दास जी की और उसमें से एक है रूपक रहस्य और एक भाषा रहस्य नाम से भी इन्होंने रचना की। जो गुलाब राय हैं इन्होंने नवरस नाम से एक रचना की है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वाणमय विमर्श नाम से की है। कन्हैया लाल पोद्दार ने काव्य कल्प द्रुम नाम से एक रचना की है। ये इनकी समीक्षात्मक आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रामदहिन मिश्र क्या है नाम? रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श। तो रामदहिन मिश्र की रचना है काव्य विमर्श। इसका प्रकाशन कब हुआ है यह पूछा गया है। तो हमें प्रकाशन देखना है 1947, 1942, 1951, 1938। तो कब हुआ रामदहिन मिश्र का जो काव्य विमर्श है इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है। और इनकी और रचनाएं हैं जैसे काव्यालोक है 1940 में, काव्य दर्पण 1947 में, काव्य के प्रस्तुति योजना 1950 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, भाषा और विज्ञान ग्रंथ के लेखक हैं। क्या पूछा है? भाषा और विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन हैं यह बताना है। ग्रेसन, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाषा और समाज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बहुत बार पूछा जाता है। किसका है? रामविलास शर्मा जी का है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, भाषा और समाज। इससे पहले भी मैंने जो रामविलास शर्मा जी की रचनाएं बताई उसमें आया था कि भाषा और समाज इनकी महत्वपूर्ण रचना है रामविलास शर्मा जी की। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं और इनकी रचनाएं हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी में, भारतेंदु युग 1943 में, प्रेमचंद और उसका युग 1952 में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य 1961 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 है हमारा, निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षक के पक्षधर नहीं हैं। तो मार्क्सवादी समीक्षक के पक्षधर हैं यहाँ पर कुछ
तो कौन नहीं है उसमें से, यह बताना है हमें। तो देख लेते हैं, शिवनाथ सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा या भगीरथ मिश्र। तो कौन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी भगीरथ मिश्र जी जो हैं ये मार्क्सवादी समीक्षक के पक्षधर नहीं हैं। बाकी जो तीनों हैं वो मार्क्सवादी समीक्षक के पक्षधर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्न में रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। तो निम्न में जो दिए हैं उसमें से रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, यह बताना है। प्रेमचंद और उसका युग, कौन सा, रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। प्रेमचंद और उसका युग, रस मीमांसा, भाषा और समास, आस्था और सौंदर्य। तो हमने कल भी देखा था कि जो रस मीमांसा है यह किसकी रचना है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है दोस्तों। बाकी जो रचनाएं हैं प्रेमचंद और उसका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, ये रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं। क्या है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है, यह बताना है हमें। डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं, रिचर्ड हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या बाबू गुलाब राय हैं। तो किसकी रचना है दोस्तों, ये है डॉक्टर भगीरथ मिश्र की रचना है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और रिचर्ड की एक रचना पूछी जाती है, रिचर्ड जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। साइंस एंड पोइट्री पूछी जाती है। नगेंद्र की पूछी जाती है रस सिद्धांत, और गुलाब राय की पूछी जाती है सिद्धांत और अध्ययन। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं आज का। प्रश्न संख्या 11 हो गया है, 12वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, रस सिद्धांत स्वरूप। क्या है, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं। तो रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण ऐसा हो गई। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं गुलाब राय, आनंद प्रकाश, रामानंद या निर्मला जैन। तो किसका है दोस्तों ये, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण। क्या है, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण, यह है ऑप्शन बी आनंद प्रकाश दीक्षित। किसकी है ये, आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना है रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण। अगला है प्रश्न संख्या 13 है, रीति काव्य की भूमिका। तो अभी अभी हमने देखा था ये रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक, पुस्तक के रचयिता कौन है। तो है महेंद्र कुमार, नगेंद्र, भगीरथ, ये सत्यदेव चौधरी। तो कौन है दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा कि अभी अभी हमने बात की थी कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इनकी रचना है रीति काव्य की भूमिका। और इन्होंने रीतिबद्ध काल और हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया है। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाङ्मय का विकास और काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी है, जो सत्यदेव चौधरी हैं इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, यह पंक्ति किसकी है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। ऐसा भी पूछा जाता है कि छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत कौन माने जाते हैं। तो केदारनाथ माने जाते हैं। तो यह पंक्ति किसने कही है, इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि यह पंक्ति किसने कही है। ऑप्शन है बच्चन सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या रामस्वरूप चतुर्वेदी होगा। तो किसने कहा है यह, जो कौन है, केदार हैं वो छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है, यह कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे केदार लिखा है और केदारनाथ, दो लोगों का नाम है, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह। तो कौन से केदारनाथ के बारे में बोला गया है, जो केदारनाथ अग्रवाल हैं उन्होंने प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा किया है दोस्तों। जैसे सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति के बारे में बहुत सी रचनाएं कही हैं, ऐसे ही केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति चित्रण भी किया है बहुत सुंदर, इसीलिए उनको सुमित्रानंदन पंत कहा है। तो केदारनाथ अग्रवाल हमें याद रखना है, छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, यह कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 15 है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? जो बाबू श्याम सुंदर दास हैं किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आलोचना के रूप में, छायावादी के रूप में, व्यंग्य लेखक के रूप में, या प्रयोगवादी के रूप में, प्रयोगवादी कवि के रूप में? तो क्या किस रूप में है बाबू श्याम सुंदर दास? ये हैं एक प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य जगत में आलोचक के रूप में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रसिद्ध आलोचना कृति हैं कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं बन पा रही है और वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन वीडियो बन नहीं पा रही है कंटिन्यू, इसीलिए मुझे क्लास देना ज़रूरी हो जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएं। अंत तक आप मेरी क्लास के साथ जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।